नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 23 सितंबर 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज आज के रहने वाले हैं असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे और इस पूरे पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी सीधा कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं, सोर्स है असम ट्रिब्यून का। सुसाइड्स इन स्टेट असम कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 2% ऑफ सुसाइड्स जो कि नेशनली होता है। मतलब अगर नेशनल लेवल में अगर से फॉर एग्जांपल 100 सुसाइड्स एक साल में हो रहे हैं ना, तो उसमें से 2 सुसाइड्स तो आसाम से ही होते हैं ना। सवाल होता है रीजंस क्या क्या है भैया सुसाइड्स के? बहुत सारे रीजंस है। सोशल रीजंस है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास नौकरी नहीं है तो लोग सुसाइड कर लो, है ना। देखो तो ये क्या रीज़न हुआ, नौकरी नहीं है सुसाइड कर लो, मतलब एंड पता है ये दीज आर दोज पीपल स्पेसिफिकली हु रन आफ्टर द गवर्नमेंटल जॉब्स एंड ऑल, राइट। सो एक सोशल स्टेटस पाना चाहते हैं एंड ऑल। एनीवेज, लव अफेयर 305 केसेस, इसको तो चलो कुछ क्या रोका नहीं जा सकता है ना। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स 272 केसेस। इलनेस 232 केसेस। आप सोचिएगा इलनेस से क्या होता है। देखो क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना जिससे सोसाइटी कभी कभी ऑस्ट्रेसाइज कर देती है, राइट। लोग रहना नहीं चाहते हैं, जैसे एड्स भी एक बीमारी है इस टाइप से, ठीक है। तो पीपल थिंक दैट चल भाई लेट्स सुसाइड कर लो, है ना। मैरिज रिलेटेड इश्यूज, है ना, ये इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है अगर सख्त कानून बने हमारे देश में तो, है ना। प्रोफेशनल एंड करियर प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स 205 केसेस। तो अलग अलग रीजन से अलग अलग केसेस हमें ओवरऑल देखने को मिल रहा है। बट और एक जो डेटा मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ वह यह है दैट वैसे लोग ज़्यादा प्रोन टू सुसाइड्स है जिनका इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस लोअर हायरार्कीज में लाई करता है। जैसे वैसे लोग जो कि 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं ना, अराउंड 1,000 मतलब अराउंड 1,500 केसेस तो उन लोगों के ही हैं, ठीक है। 1 से 5 लाख के अंडर जो कमाते हैं उनके सबसे ज़्यादा केसेस है, अराउंड 1,05,071 केसेस के आसपास। 5 से जो 10 लाख रुपए कमाते हैं उनके केसेस घट गए हैं, और 10 लाख से ऊपर वाले के केसेस और भी घटे हुए हैं। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है हिंट? 10 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना कमाओ। समझ रहे हो बात? आई मीन देखो, दिस इज नॉट द फैक्ट एक्चुअली, बट हाँ थिंग इज दैट जिनके पास हु आर इकोनॉमिकली मोर सिक्योर तो उनको ज़्यादा टेंशन एज सच नहीं होता, राइट। नेक्स्ट, राइस डॉक्टर एप्लीकेशन लॉन्च्ड। असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़ है। यह एक वेब GIS पोर्टल है जो कि एक इंटरेक्टिव मैप इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर बहुत प्रॉपर वे में मैप्स, प्रॉपर वे में स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपर तरीके से सजाया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा ना दैट असम के रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट्स है, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, उसके हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। नाउ जब बोला जा रहा है राइस डॉक्टर ऐप, मतलब राइस अनडाउटेडली असम का वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जिसको अराउंड स्टेट के 70% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड में तो यही उगाया जाता है। अब क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी कर देख लो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, क्लाउडी वेदर कंडीशन ज़्यादातर समय सिचुएशंस में रहते हैं, तो उस समय क्या होगा ना, दोज आर द वेरी गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स, फॉर पेस्ट एंड वेरियस डिजीजेस, जिसके कारण अल्टीमेटली असम में जो राइस की जो लॉस हो रही है ना, वो 15 से 20% तक की लॉस हो रही है। इसीलिए ये राइस डॉक्टर ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे कहा जा रहा है दैट अर्ली और करेक्ट डायग्नोसिस किया जा सके इन राइस क्रॉप्स का, और साथ ही साथ प्रॉपर टाइम में मैनेजमेंट किया जा सके इन क्रॉप्स का। इसको डेवलप किया गया है बाई असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट लिया गया है फ्रॉम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो क्या अंडर अ स्कीम ऑफ अपार्ट, दैट इज असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। और यह एप्लीकेशन ना ही सिर्फ असम इंग्लिश में बल्कि असमीज लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल रहेंगी, और आप इसको गूगल प्ले स्टोर में भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नॉट सो कपल्ड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बोला है दैट भले ही यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमी अगर देख लो, यूरोजोन का इकोनॉमी देख लो, रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, बट वहीं पर इंडिया के इकोनॉमी में लेकिन इतना गहरा इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, ये दुनिया से प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हुई है। रीज़न बीइंग, हमारा अगर देख लोगे तो हम लोग वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी।
हम लोग अपने करेंसी रेट्स को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, ट्रेड बहुत हद तक रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाया हुआ है, ठीक है। मोर ओवर अगर एडवांटेजेस देख लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी का, तो अनडाउटेडली डोमेस्टिक डिमांड ही इतना है ना दैट हमें वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व इनफ है, बैलेंस शीट्स देख लो रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इनफैक्ट इंडिया के मिक्स्ड इकोनॉमी है, ज़्यादातर जो वर्कर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से अपने आप को रिलाई करते हैं। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अगर देख लोगे, कंपेयर करोगे यूनाइटेड स्टेट्स से, काफ़ी ज़्यादा कम ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना। उसके बाद इंडियन मिडिल क्लास अगर देख लोगे बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू यूएस मिडिल क्लास, है ना। इन एन अट्रैक्टिव कंट्री फॉर आउटसोर्सिंग सच एज कॉल सेंटर्स। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या कहता है यूएस यूके, हाँ पार्डन मी, सो मैं बोल रहा था दैट यूएस यूके या फिर कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों ना ले लीजिए, वो लोग इंडिया में कॉल सेंटर्स को सेटअप करती है और वहाँ से अपने बिजनेसेस को लेती है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, वहाँ पर अगर वो लोग अपॉइंट करने लगेंगे ना, उनको ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा वहाँ के एम्प्लॉयर्स को, बट इंडिया में जो है रिस्पेक्टिवली कम सैलरी में लोग आराम से काम कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, राइट। बॉलीवुड एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है इंडिया का, उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है इन सब फैक्टर्स के कारण इंडिया कहीं ना कहीं डिफरेंट वर्ल्ड इकोनॉमी से जो काफ़ी ज़्यादा अलग सा है। PLI स्कीम फॉर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया है अराउंड 19,500 करोड़ का ये स्कीम, जिसके तहत इंसेंटिवाइज किया जाएगा वैसे MSMEs को जो क्या डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पता है ये किया क्यों गया है? क्योंकि वेरियस जो ये सोलर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है ना, उनका रिलायंस चाइना मेड पैनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस रिलायंस को घटाने के लिए ये एक्टिविटीज़ ली जा रही है। सो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट यस दिस इज अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ये जो PLI स्कीम है, इसको डिसबर्स किया जाएगा टू ऑल द फर्म्स आफ्टर दे सेटअप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, है ना। और मनी को डिसबर्स किया जाएगा 5 साल के बाद। इसमें नोडल बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें ये पूरा स्कीम लॉन्च करने के बाद कहा जा रहा है फ़ायदा अराउंड 2 लाख तक का जॉब क्रिएट होगा, 2 लाख लोगों का जॉब क्रिएट्स होगा। इम्पोर्ट्स बहुत हद तक हमारा घट जाएगा, राइट। यही नहीं, कहीं ना कहीं MSMEs को भी ज़्यादा इम्पीटस मिलेगा और एक एनर्जी सिक्योरिटी की जो बारे में हम लोग बात करते रहते हैं हमारे देश में, वो इंश्योर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट PLI स्कीम के रिलेटेड अगर देख लीजिएगा, PLI स्कीम को लॉन्च किया गया था सन 2020 में, जिसके तहत मेन एम यही था दैट स्केल अप किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को, और इसको एकम्पनी किया जाता है बाई हायर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इनफैक्ट द इंसेंटिव्स जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स, राइट। मतलब सेल्स जितना ज़्यादा करोगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिवाइजेशंस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, धर्मशाला डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इसलिए अडॉप्ट किया गया ना, जिससे सस्टेनेबल और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जा सके हमारे देश में, और दुनिया भर में इंडिया बन सके ग्लोबल लीडर इन द टूरिज्म सेक्टर बाय द ईयर 2047। स्टेटस अगर देख लीजिएगा प्रेजेंटली, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, उसमें 117 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक है 54। 2019 में ये 46 था, उल्टा घटे हैं हम लोग अभी, राइट। इट करंट कंट्रीब्यूशन इज 6.8% टू इंडियाज GDP, विच इज़ ह्यूज। इनफैक्ट टूरिज्म सेक्टर से अराउंड 39 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट होते हैं भाई। सरकार की क्या क्या स्टेप्स है इस सेक्टर में? सरकार बोल रही है दैट क्यों ना नेशनल टूरिज्म पॉलिसी क्रिएट किया जाना चाहिए, जिससे टारगेट किया जा सके दैट $1 ट्रिलियन का ये सेक्टर बनाया जा सके बाय द ईयर 2047। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन भी स्टार्ट करने की बात की जा रही है। स्कीम्स लॉन्च किए गए, आपको पता होना चाहिए, प्रसाद स्कीम, निधि स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम। ये भी किस लिए भाई? इनडायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना है। और टूरिज्म मतलब सिर्फ मतलब इको टूरिज्म को भी हम लोग यहाँ पे काउंटर मतलब लेकर चले जा रहे हैं, लेकिन समझ रहे हो, तो कंसीडर कर रहे हैं इंक्लूडिंग एडवांटेजेस। अगर इंडिया के सेक्टर में देख लीजिएगा तो देखिए अनडाउटेडली हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, तो हमारा टूरिज्म सेक्टर का पोटेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा है।
हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इससे टूरिज्म एक्सपेंशन भी हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। 10th लार्जेस्ट बिजनेस ट्रैवल मार्केट है ग्लोबली में हमारा, राइट। रैपिड डिजिटाइजेशन हो रहा है ट्रैवल सेक्टर का, डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, इंडिया का ओवरऑल मिडिल क्लास का जो डायमेंशन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। पैसे आ रहे हैं तो डिस्पोजेबल इनकम भी आएंगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू फर्दर टूरिज्म सेक्टर को प्रमोशन मिलता है, जैसे उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो वो क्या है, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली तो टूरिज्म को ही ना ये प्रमोट कर रहा है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि एडवांटेजेस हैं इंडिया को क्लियर शॉट मिल रही है। ग्रीन इवेंट टूल GET, UNFCC, UNEP और गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अनवील किया है ये ग्रीन इवेंट टूल। इसका मेन एम यही है दैट वैसे एक्शंस को इनकरेज किया जा सके जिससे क्लाइमेट के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना उसको घटाया जा सके। इनफैक्ट कहा जा रहा है दैट ये हेल्प करेगा इन कैलकुलेटिंग द कार्बन फुटप्रिंट फॉर एनी प्लान्ड इवेंट एट इट्स प्लानिंग स्टेजेस ओनली। मतलब कोई भी अगर चीज़ों को प्लान करोगे ना इनिशियल स्टेज में ही ये कार्बन फुटप्रिंट पता लगा लेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा ना, हम फर्दर इनिशियली अगर पता लग जाए तो इससे फर्दर सॉल्यूशंस निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ना, ठीक है। इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रीन इवेंट टूल का, ये COP26 में ही लास्ट ईयर ही इसको फोरफ्रंट में रखा गया था, बट अभी इसको लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट, बायो डिकम्पोजर कैप्सूल्स। दिल्ली गवर्नमेंट ने बायो डिकम्पोजर कैप्सूल्स से कहा जा रहा है दैट स्टबल बर्निंग को जो ये काउंटर करने की कोशिश करेंगे। नाउ सवाल होता है दैट ये कैप्सूल होता क्या है, बायो डिकम्पोजर, क्या आपको लग रहा है? देखो स्टबल्स जो होता है ना, स्टबल्स को ये इस कैप्सूल को अगर स्टबल के ऊपर फेंक दिया जाए या फिर कुछ प्रोसेस करके फेंक दिया जाए तो उससे जो है ना वो स्टबल जल्दी से खराब हो जाएंगे और 15 से 20 दिन में ही ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। इनफैक्ट ये कंप्राइज करता है ऑफ अ डॉर्मेंट फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया ओनली। मतलब इस कैप्सूल में एक बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है, जो क्या अगर इसमें स्टबल्स के ऊपर रख दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए सो वो उसके डिकम्पोजिशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है अंडर बोथ एरोबिक कंडीशंस एज वेल एज एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है। ये कैप्सूल को डेवलप किया गया बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। स्टबल बर्निंग की अगर बात करें तो ये एक प्रोसेस रहता है जहाँ पर जो स्टबल स्ट्रॉज होता है ना, जैसे आप सोचो ग्रेन आपने उगाया, पैडी उगाया, वीट उगाया, तो वीट तो आपने ले लिया बट बाकी जो उसका जो स्टेम है उसको तो वहीं पर छोड़ देते हो ना, दैट बिकम्स स्टबल। और स्टबल बर्निंग मतलब उस चीज़ को जो छोड़ दे रहे हो उसको बर्न करने का प्रोसेस को स्टबल बर्निंग कहते हैं ना। क्यों करता है फार्मर्स? क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो फार्मर्स है ना, they do it as they get a very short time between the harvesting of rice and showing of wheat. इसका इम्पैक्ट क्या है? स्टबल बर्निंग जो है वो कॉज करता है द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो है वो भी रिलीज किए जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू दिस। तो अगेन अगर स्टबल बर्निंग नहीं होगा, अगर इस कैप्सूल का प्रॉपरली इस्तेमाल होगा तो क्या ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज होंगे? नहीं होंगे, है ना। या फिर स्टबल बर्निंग के कारण जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लॉस होता था गर्म होने के कारण, क्या वो बर्बाद होगा? नहीं होगा। सॉइल्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर स्टबल बर्निंग करोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाते थे। क्या अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेगा? नहीं मरेगा, अगर इस कैप्सूल का हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो। वैसे सरकार का भी बहुत सारे स्टेप्स है, जैसे स्टबल बर्निंग ले लीजिएगा, इसको क्राइम बना दिया गया था अंडर IPC एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981। अब क्राइम बना तो दिया गया, क्या आप किसानों को जेल में भर सकते हो? है ना। तो वो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो है कागज़ में ही रह जाती है। नेशनल पॉलिसी ऑन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स रेसिड्यू 2014, प्रमोशन ऑफ मशीन्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, जैसे हैप्पी सीडर मशीन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रोटावेटर्स वैक्सीन की मशीन की बात करते हैं। ये सब क्या होता है ना, ये स्टबल्स को बिल्कुल उठा के अलग जगह कर देते हैं। बट अगेन इन मशीन्स को खरीदने में भी तो पैसे लगेंगे ना जी। नेक्स्ट, हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया ये हाइब्रिड मोटर, जिससे कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में जो फ्यूचर में जो लॉन्च व्हीकल्स होंगे ना, उसमें इस प्रोसेस के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू नए नए हम लोग प्रोपल्शन सिस्टम्स लगाने में सक्षम हो सकते हैं। इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखो यूजुअली क्या होता है ना, यूजुअली अगर कोई भी मोटर देख लोगे वहाँ पे या तो सॉलिड फ्यूल या फिर
लिक्विड ऑक्सीडाइज, आई मीन लाइक सॉलिड सॉलिड होता है या फिर लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशंस का होता है, ठीक है। बट अभी जो हम लोगों ने हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम लाया ना, इस हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम से सॉलिड और लिक्विड दोनों का कम्बिनेशन है, दैट इज सॉलिड अगर फ्यूल है तो लिक्विड ऑक्सीडाइजर है, ठीक है। और मोटर यूज़ करता है ये नाम देख लीजिएगा, इसको एज अ फ्यूल, और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करता है एज एन ऑक्सीडाइजर, ठीक है। नाउ अब लिक्विड्स का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है ना एज एन ऑक्सीडाइजर, तो इससे क्या होता है, थ्रॉटलिंग फंक्शनिंग को ज़्यादा इजी मिलता है, राइट। और इससे इस प्रोसेस को हम लोग कहा जा रहा है आने वाले समय में स्केलेबल और साथ ही साथ स्टैकेबल भी बना जा सकता है, जिससे नए नए प्रोपल्शन सिस्टम भी हमारे देश में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। टेस्ट को सपोर्ट किया गया था भाई इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट ई सिम्स के बारे में बोला जा रहा है। ई सिम्स हैव कम अगेन इन द न्यूज़ एज न्यू एप्पल आईफोन 14 विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ई सिम्स इन द यूएस की बात बोल रही है, इंडिया की बात नहीं। ई सिम्स होती क्या है, देखो अभी जो हम लोग सिम यूज़, पहले बहुत बड़ा बड़ा सिम होता था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा छोटा सिम आया, उसके बाद और भी छोटा सिम आया, और ये वाला सिम है वही ये वाला, ठीक है, ये छोटा वाला, इसको अभी जो आपके मोबाइल में लगता है। अभी जो ई सिम की बात की जा रही है ना, अब ये देखो ये कुछ ऐसा रहेगा, है ना। तो ये कहाँ पे लगेगा, ये मदरबोर्ड में लगा हुआ रहेगा, जी हाँ, मतलब ये इनबिल्ट ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा। और इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये मदरबोर्ड में लगा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है ऑपरेटर्स जो है वो स्विच कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू रिप्लेस एनी फिजिकल सिम कार्ड। और भी कन्वीनियंस है, आप खुद सोचो ना, यू नो ये स्टोर मल्टीपल सिम प्रोफाइल्स को स्टोर कर सकता है, क्योंकि ई सिम है ना, फिजिकल सिम तो नहीं है। नेक्स्ट सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में अगर देख लीजिएगा तो देर इज एज सच नो फिजिकल एलिमेंट टू पुल आउट एंड यूज इन अनदर डिवाइस पर से, राइट। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस अगर देख लीजिएगा ई सिम्स का, तो इमरजेंसी के समय, दैट इज अगर आपका सोचो फ़ोन काम करना बंद कर दिया, सोचो आपका फ़ोन गिर गया यू नो नदी में, ठीक है, आप फ़ोन काम करना बंद कर दिया, तब क्या करोगे, तब तो क्योंकि ई सिम है ना, आपका मोबाइल ही बंद होने से पूरा वो काम करना। अभी क्या है ना, दैट अगर सिम गिर भी गया तो उसको सिम को खोल के दूसरा मोबाइल में फिट करके चलाओ, बट तब तो नहीं कर पाओगे ना। बहुत सारे कंट्रीज़ में ई सिम सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ पे क्या होगा भाई, है ना। एंड ये भी सपोर्ट भी अगर ई सिम करता है तो सिर्फ प्रीमियम फ़ोन में ही करता है। अब इंडिया में भी देख लो, क्या प्रीमियम फ़ोन्स के अलावा जो नॉर्मल फ़ोन्स में ई सिम सपोर्ट करता है, नहीं ना। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसके। नक्सलिज्म के बारे में अगर बात करें, रिसेंटली न्यूज़ था दैट जो हॉट बेड्स है ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, बिहार स्टेट से बिल्कुल ख़त्म हो गए और झारखंड रीजन में भी बहुत हद तक घट गए हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए गए, जैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म, चक्रबंद, ठीक है, ये सब चलाए गए जिससे नक्सलिज्म को बहुत हद तक रोका गया है। नक्सलिज्म होता क्या है, ये फार रेडिकल यू नो कम्युनिस्ट लोग होते हैं जो कि माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट एंड आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इनफैक्ट इनकी अगर ओरिजिन देख लीजिएगा, 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के थ्रू इसका ओरिजिन था, एंड फर्दर इट हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। करंट स्टेटस अगर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि अफेक्टेड हुए बाय वायलेंस वो 39 है, जो कि पहले अगर 2010 में देख लीजिएगा ये 60 था, लेकिन तो अभी घटा ना। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन इम्पैक्टेड है, वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस जो है कहा जा रहा है इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ यू नो इन द ईयर 2009 टू 2021, जहाँ पे मात्र 509 ही हुए हैं, बट 2009 में अराउंड 2200 से भी ऊपर केसेस थे। डेथ रेट ड्यू टू वायलेंस हैज़ कम डाउन बाई 85%। तो ये सब तो बहुत अच्छा है, बात है ना। देखो 2007 कितना पोर्शन ऑफ इंडिया जो है था इम्पैक्टेड था बाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बट वहीं पर 2017 का देखो कितना घट गया है ना। और भी ये घट ही रहा है, और भी यह घट रहा है। गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज़ देख लोगे तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कर्बिंग डाउन ऑल दीज यू नो थिंग्स, दैट इज़ टेररिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। फॉर द फर्स्ट टाइम परमानेंट कैंप्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज को इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया जा सके माओइस्ट को। इंक्रीज एलोकेशन दिया गया फंड एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स टू ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेज। यही नहीं, वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है सरकार के द्वारा। सॉफ्ट पुलिसिंग, दैट इज़ विनिंग द ट्रस्ट ऑफ लोकल्स टू शन वायलेंस। अब देखो इन माओइस्ट को
कहाँ से पावर मिलता है? लोकल लोगों से ही ना। अगर लोकल लोग उनका साथ दें ना तो उनको कोई भी पुलिस भी नहीं उसको वो कुछ कर सकती है, क्योंकि अगेन लोकल लोग आ जाएंगे ना बचाने उनको, है ना। बट पुलिस ने लोकल लोगों का मन जीता है और पूछा है दैट देखिए अगर प्लीज़ अगर होता है तो आप हमें बताइए, आपको हम लोग इनाम भी देंगे और आपके रीजन को भी अच्छे से डेवलप करेंगे, आप जो चाहिएगा हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट सरकार से उस चीज़ को अपील करके आप तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें की जाती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब क्यों न्यूज़ में था उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप जान लीजिए दैट पहले 7.5% इंडिया का ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन किया गया था, अभी घटा के उसको 7% कर दिया गया है। तो यही चीज़ है और इसको टर्म किया जा रहा है एज अ मोडेस्ट डाउनवर्ड रिवीजन, ठीक है। एनीवेज हम लोग बात करेंगे एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक का। कौन कौन से मेंबर्स है यहाँ पे देख लीजिए। एडीबी इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, इसको 68 मेंबर्स कंट्रीज़ है एंड 49 मेंबर्स तो है इस एशियन रीजन से ही बिलोंग करते हैं। It is committed to achieving prosperous, inclusive, resilient and sustainable Asia and Pacific while sustaining its effort to eradicate extreme poverty. यही नहीं, ये असिस्ट करता है मेंबर्स और पार्टनर्स कंट्रीज़ को, जिससे लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया जा सके, जिससे अल्टीमेटली प्रमोट किया जा सके सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। यही नहीं, यह एम करता है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक एज वेल। इनफैक्ट एज ऑफ 31 दिसंबर 2019 के मुताबिक अगर देख लीजिएगा तो एशिया डेवलपमेंट बैंक का 5th लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो उनमें से आते हैं जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर 15.6% भागीदारी है दोनों के देशों की। वहीं पर उसके बाद आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%, उसके बाद आता है इंडिया 6.3%, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया 5.8%। एशिया डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। याद रहेगा। चलो अब देख लेते हैं एमसीक्यू सेक्शन। एमसीक्यू में कल कुछ एमसीक्यू पूछा गया था। सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज़ के रिलेटेड, जी हाँ ये कैटल्स में होता है। और दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया, तो ये 7 शेड्यूल नहीं 8 शेड्यूल होगा, तो पहला तो रॉन्ग हो गया, दूसरा में बिल्कुल सही है, तो इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए बी इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफकोर्स। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट लगाने भूल गया, बट कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने ए बी किया है, सो दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। आज के क्वेश्चंस में देख लेते हैं, ठीक है। धर्मशाला डिक्लेरेशन वाज ऑफन सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? डेवलपिंग फिशरी सेक्टर, डेवलपिंग टूरिज्म सेक्टर, रीजनल क्लाइमेट चेंज फाइटिंग मॉड्यूल, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या है ये, है ना, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडिकम्पोजर कैप्सूल टू कर्ब स्टबल बर्निंग। कहा जा रहा है इट विल एक्सेलरेट द डिकम्पोजिशन ऑफ स्टबल टू मैन्योर इन 15 to 20 days। दूसरा है, कहा जा रहा है दैट ये हेल्प करेगा इन एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन अंडर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक कंडीशंस। आपको बताना कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर्स लिखिएगा। वी विल वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द होल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।